हेलो एवरीवन। तो शनिवार के दिन एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज एक रिजल्ट हैवी डे है। आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक और उसके बाद एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के रिजल्ट के ऊपर हम आज बात करेंगे। इसके रिजल्ट आज दिन में आए और ये एक जयपुर बेस्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो छोटे टाइप के लोन्स में लेंडिंग किया करता है। मेनली पहले एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी हुआ करती थी, बाद में इनको बैंकिंग का लाइसेंस मिला। बेस इनका जयपुर है। अब तो काफ़ी स्टेट्स में ये काम कर रहे हैं। तो देखते हैं इनके रिजल्ट्स कैसे रहे। तो हमने अपनी सारी वर्किंग पहले से तैयार कर ली है। अब फटाफट 3 मिनट में इसको करेंगे समाप्त, जिससे सारी बात आपको रिजल्ट से रिलेटेड समझ में आ जाए। देखिए, इनकी टॉप लाइन 6.54% बढ़ी है, यानी कि इंटरेस्ट इनकम, टोटल इनकम 6.54% बढ़ी है इस क्वार्टर में। हम कंपेयर कर रहे हैं पिछले क्वार्टर से, एक साल पहले वाले क्वार्टर से नहीं कंपेयर कर रहे हैं। जो भी एनालिसिस है ये क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे ही है। ठीक है। तो इंटरेस्ट जो उन्होंने एक्सपेंडेड वाली जो फिगर है वो 14% बढ़ गई। इनकम तो बढ़ी सिर्फ 6% और एक्सपेंसेस बढ़ा 14%। अगली फिगर पे आ जाते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनके गिर गए, 4.38% गिर गए। प्रोविजंस इनके 19% गिर गए, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ लोचा नजर आता है, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों। नीचे चलते हैं। इनके नेट प्रॉफिट जो गिर गए, 8.73% इनका नेट प्रॉफिट गिर गया टैक्सेस वगैरह देने के बाद। अब देखते हैं क्या रहा इनका हाल। इनके बेसिक ईपीएस भी गिर गया, करीब करीब 9% ईपीएस इनका गिर गया पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में। अब जो मैं वहां कह रहा था लोचा हो सकता है, वो इसलिए हो सकता है, देखिए इनके ग्रॉस एनपीए तो 140 करोड़ से बढ़ गए और नेट एनपीए भी इनके 102 करोड़ से बढ़ गए। परसेंटेज टर्म्स में भी 1.66 से बढ़ के 1.76% हो गए और नेट एनपीए 0.42% से बढ़ के हो गए 0.55%। भाई, जब इनके एसेट खराब हो रहे हैं फिर प्रोविजन क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रोविजन इनका 40 करोड़ का था पिछले क्वार्टर में, इस बार इन्होंने सिर्फ 32 करोड़ का प्रोविजन किया है। क्यों भाई? इसका मतलब ये है कि ये प्रोविजन का, अब इनके पूरी डिटेल तो इसमें आई नहीं है रिजल्ट के अंदर, बता इनका सब कुछ देखना पड़ेगा। प्रोविजन कवरेज रेशियो कितना है, सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो ये प्रोविजन वाले फ्रंट पे कुछ ना कुछ गोलमोल हो सकता है मामला। एक तो रही बात ये, गोलमोल ना भी हो उसके बाद भी रिजल्ट खराब है। हम कहते हैं चलो गोलमोल नहीं है, फिर भी आपका 9% का प्रॉफिट गिर गया। ठीक है, अब इसको और डिटेल में समझने के लिए इसको सेगमेंट वाइज ब्रेक कर लेते हैं। देखिए, रेवेन्यू में इनके जो ग्रोथ आई है, ट्रेजरी के अंदर 20% की ग्रोथ आ गई और ट्रेजरी वाली इनकम से जो ग्रोथ आई है वो 53% की आई है। मतलब सारी की सारी कमाई हुई ट्रेजरी से। 15% कंट्रीब्यूशन इनकी टोटल इनकम में ट्रेजरी का है। समझ रहे हैं ना आप? मतलब पैसा लगाने का इससे अच्छा इनको सोर्स नहीं मिल रहा कि जहां पर पे अपने पैसे को इन्वेस्ट कर पाए। लेंडिंग के नाम पे तो खास कमाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ट्रेजरी के नाम पे ज़्यादा कमाई कर रहे हैं। ट्रेजरी पैसा वो होता है जो कि आरबीआई के पास रखते हैं नॉर्मली बैंक, और दूसरे स्टेट सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बॉन्ड वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, उस तरीके की। रिटेल बैंकिंग में इनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ हुई है वो 5%, लेकिन इनकम डी ग्रोथ हुई है 10%। क्या हुई है? इनकम डी ग्रोथ हुई है 10%। मतलब 5% से बैंकिंग बिजनेस तो आपने बढ़ा लिया, लेकिन इनकम में ग्रोथ हो रही है, डी ग्रोथ हो रही है 10%। जबकि रिटेल बैंकिंग का कंट्रीब्यूशन आपके टोटल रेवेन्यू में 76% है बाबूजी। मतलब इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन और काम आपका -10%। होलसेल बैंकिंग में इनका 4% की ग्रोथ आई है रेवेन्यू में, और इनकम में ग्रोथ आई है 77%। यहाँ तो कमाल कर दिया इन्होंने जी। 77%, हमने कहीं गलती तो नहीं करी? 4232 से बढ़ के 7507 हुए हैं, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन मात्र 9% है। मतलब 9% वाले में अपना अच्छा काम भी कर लिया तो उससे कुछ वेट नहीं बनता है, कोई वेटेज इसका है ही नहीं आपके टोटल उसके अंदर। अब आपकी अदर बैंकिंग ऑपरेशंस में 41% की आपने रेवेन्यू तो बढ़ा लिया, लेकिन इनकम डी ग्रोथ हो गई 72%। इसका भी कंट्रीब्यूशन 1% है, तो इसलिए इसकी क्या बात करें। मेनली आप एक रिटेल फोकस्ड बैंक हो, आप छोटे रूरल एरिया में जाकर के छोटी छोटी फाइनेंसिंग करते हो, आप माइक्रो फाइनेंस टाइप के बिजनेस में हो, आप किसी को ऑटो खरीदने के लिए लोन है, किसी को शॉप खोलने के लिए, कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए छोटे छोटे लोन जो होते हैं ना छोटी जगहों में, उस तरीके का काम आप करते हो। तो आपका जो सेगमेंट है वो सबसे बड़ा सेगमेंट आपका रिटेल बैंकिंग वाले, और वो है भी, लेकिन आपकी प्रॉफिट इसमें मिसिंग है।
अब देख लेते हैं ट्रेजरी। ट्रेजरी के अंदर क्या किया, इनके जो टोटल सेगमेंट एसेट की बात करो, ट्रेजरी के अंदर इनके 13% एसेट डाउन हुए हैं, उसके बाद भी प्रॉफिट बढ़ा है। मतलब सारा का सारा काम ट्रेजरी से ही चलाया है इन्होंने, ऐसा लग रहा है। रिटेल बैंकिंग में इनके एसेट 8% बढ़े हैं, और 8% बढ़े हैं, लेकिन प्रॉफिट, वो हमने ऊपर बात की थी, प्रॉफिट 10% डाउन कर लिया इन्होंने अपना। अच्छा, अब आ जाओ जी, होलसेल बैंकिंग में 5% बढ़ाया है इन्होंने। होलसेल बैंकिंग में थोड़ी ज़्यादा फोकस कर रहे लगता है ये, और यहाँ पे इनका प्रॉफिट भी बढ़ा है। इसके अलावा अदर बैंकिंग ऑपरेशन तो छोटे से हैं, 54% की डी ग्रोथ है। अनएलोकेटेड में इनका ये भी छोटा ही पोर्शन है, इसलिए इसकी भी बात नहीं करेंगे, 3% की डी ग्रोथ हुई है। अब भाई साहब आ जाते हैं दोबारा से, थोड़ा सा इसका वैल्यू चेक कर लेते हैं। अब आपने 5 रुपये 80 पैसे का ईपीएस कमाया है, आप ही कह रहे हो, हमने तो अभी तो हमने चैलेंज ही नहीं किया आपके ईपीएस को, हालांकि लग रहा है कि इसको हम चैलेंज कर सकते हैं। इसको कर लेते हैं 4 से मल्टीप्लाई, और आप अभी ट्रेड कर रहे हो, कितने पे ट्रेड कर रहे हो, आप कर रहे हो 775 रुपए, 700 शायद 65 पे ट्रेड कर रहे हो आप। तो 765, यानी कि आपको पी के हिसाब से भी देखा जाए तो आप 33 के पी पे काम कर रहे हो। भाई साहब, कौन सा हिंदुस्तान का बैंक है जो 33 के पी पे काम कर रहा है? और आप 33 के पी पे अगर आप काम कर रहे हो तो आपको कम से कम क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7-8% की ग्रोथ तो देनी चाहिए। आप दे रहे हो? नहीं दे पा रहे हो। एनुअली 30% की ग्रोथ आपसे एक्सपेक्टेड होती है जब आपको 32-33 का पीई मिलता है बैंकिंग बिजनेस में, और आप रिस्की लोन देते हो। आपको जो लोन होते हैं ना, वो ऐसे नहीं होते कि एक किसी व्हाइट कॉलर को दे रहे हो आप और वहाँ पे पूरी सेफ्टी हो, ऐसी नहीं होती। आप महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा उठाते हो और महंगे ही रेट पे लेंडिंग करते हो। आपके जो कस्टमर होते हैं वो प्रीमियम कस्टमर नहीं होते, आपके कस्टमर वैसे कस्टमर होते हैं जिनको किसी भी कॉस्ट पे पैसा चाहिए ही होता है, उस तरह के कस्टमर होते हैं। सिक्योरिटी भी आपके पास पर्याप्त नहीं होती है, आप अनसिक्योर्ड सेगमेंट में ज़्यादा काम करते हो। तो इन सारी कुछ चीज़ों को देखते हुए आप ग्रोथ भी नहीं दे पा रहे उस हिसाब से, तो आपके शेयर का क्या हाल होना चाहिए ये तो कल मार्केट बताएगा मंडे को। लेकिन अ, हमने अपनी पिछली वीडियो में भी एक दो बार इसकी चर्चा की है कि भाई इसमें तो ओवर वैल्यूशन हमको लग रही है। और क्योंकि अभी कुछ दिनों से ना रूरल इकोनॉमी का बड़ा गीत गाया जा रहा है न्यूज़ चैनल्स पे और सब जगह कि भाई रूरल में रिकवरी है। एचयूएल के रिजल्ट क्यों खराब हो गए भाई? कोई एचयूएल के रिजल्ट में क्या, अगर रूरल सब कुछ ठीक है, डिमांड इंटैक्ट है, सब कुछ सही है, तो फिर उनके रिजल्ट क्यों खराब हुए? तो बातें करना और पेपर के ऊपर फैक्ट्स आना, दोनों में बड़ा फर्क होता है। तो इन रिजल्ट्स को देखते हुए तो अगर 8-10% भी ये नीचे गिर जाए ना मंडे वाले मार्केट में, तो मेरे लिए कोई शॉकिंग बात नहीं होगी। लेकिन आपके लिए हिदायत ये है कि भाई साहब, फूल के भी गिरते हुए भाव पे या चढ़ते हुए भाव पे या किसी भी भाव पे हाथ मत लगा देना ऐसे शेयर को। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। इससे ज़्यादा और कोई बात मेरे को कहनी नहीं है। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिसके हमारी भी रीच बढ़े, हमारे भी काम चले, और वीडियो को लाइक शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।